जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग अकबर की राजपूत पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकबर की राजपूत पॉलिसी पढ़ी थी। ठीक। हमने उसके रीजंस देखे थे कि अकबर को राजपूत पॉलिसी क्यों लागू करनी पड़ी। ठीक। इसके अलावा फिर हमने इनकी राजपूत पॉलिसी का स्वरूप भी देखा था। ठीक। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज। सबसे पहले हम थोड़ा सा लास्ट क्लास में रिवाइज कर लेते हैं कि अकबर की राजपूत पॉलिसी में हमने क्या क्या पढ़ा था। अकबर की राजपूत पॉलिसी में हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जब से उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ तब से राजपूतों ने हमेशा फॉरेन रूलर्स को अपोज किया। ठीक है। और राजपूतों के विद्रोह के कारण कभी भी वो पूरी तरीके से अपने पैरों को नहीं पसार पाए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे वो सिर्फ अपने आप को मुसलमानों का राजा मानते थे। ठीक है। लेकिन वो रूल इंडिया में करते थे और इंडिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन कौन रहती थी? हिंदू रहती थी। ठीक। तो राजपूतों का उनके प्रति जो रवैया था वो कभी अच्छा नहीं था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली सुल्तानों के अलावा बाबर, शेरशाह और हुमायूं के टाइम पर भी ये स्ट्रगल चलता रहा। इसके बाद फिर अकबर ने भी शुरुआत में इस प्रॉब्लम को डील किया, लेकिन बाद में उनको ये समझ में आया कि सिर्फ युद्ध के जरिए हम राजपूतों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें अगर एक्सपांड करना है या अपने मुगल एम्पायर को सुदृढ़ बनाना है तो राजपूतों के कॉपरेशन और सपोर्ट की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। बिना राजपूतों के कॉपरेशन और सपोर्ट के हम अपने मुगल एम्पायर को एक्सपांड नहीं कर सकते। इसके बाद फिर बात करें तो अकबर ने राजपूतों को इंडियन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, चूंकि राजपूतों का बहुत सिग्निफिकेंस था, इसी कारण से जो शुरुआती लेवल पर अगर हम बात करें तो अकबर ने एक बहुत ही सुदृढ़ निश्चित नीति अपनाई, वेल डिफाइंड पॉलिसी अपनाई राजपूतों की तरफ, जिसको राजपूत पॉलिसी कहा गया। क्या बोला गया? राजपूत पॉलिसी। ठीक। अब इसके बाद हमने देखे थे कि अकबर की राजपूत पॉलिसी में रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अकबर्स राजपूत पॉलिसी, मतलब कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे अकबर की राजपूत पॉलिसी के। सबसे पहले हमने देखा था, ठीक है, पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत, अकबर्स का पर्सनल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स राजपूत। मैंने आपको बताया था कि पर्सनली अगर हम बात करें तो अकबर जो थे वो राजपूतों की वीरता से और उनकी जो स्वामी भक्ति है इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है। और जब एकदम विपरीत परिस्थिति में जब अकबर का जन्म हुआ उस टाइम पर हुमायूं की जो परिस्थिति थी वो बहुत ही विषम परिस्थिति थी, लेकिन उस टाइम पर आमरकोट के राजपूत राजा ने, ठीक है, जिस प्रकार हुमायूं की सहायता करी, ठीक है, उससे अकबर कभी नहीं भूल पाए। क्योंकि उस टाइम पर हुमायूं के लिए एक तरीके से देश निकाला था, भाई साथ दे नहीं रहे थे, उस टाइम पर एक राजपूत राजा ने उनका साथ दिया, ये अकबर कभी नहीं भूल पाए। और अकबर ने एक तरीके से ये अपना कर्ज मान लिया कि हम तो ऋणी हो गए राजपूतों के। ठीक है। तो ये एक रीजन था। ठीक है। और इसके अलावा हम मानते हैं कि अकबर का ये मानना था कि जो हमारे मुगल नोबल्स हैं, सबसे पहले तो वो ग्रीडी और सेल्फिश हैं, उनसे बेटर है कि हम राजपूतों के साथ दोस्ती करें जो ब्रेव हैं, करेजियस हैं, लॉयल हैं, फेथफुल हैं। इसी कारण से अकबर ने राजपूतों के प्रति अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है। तो पहला तो रीजन ये था। दूसरा हमने पढ़ा था गेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियंस। अच्छा देखिए, अकबर जब तक थ्रोन पे बैठे, ठीक है, मुगल्स पूरी तरीके से भारत में स्टैब्लिश नहीं हुए थे। ठीक है। इनको अभी भी फॉरेनर माना जाता था। तो इंडियन पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए, ठीक है, तो और इसी कारण से राजपूतों से दोस्ती की गई, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए था हिंदुओं का। अकबर को किसका सपोर्ट चाहिए था? हिंदुओं का सपोर्ट चाहिए था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, राजपूतों से नजदीकियां बढ़ाई, जिससे हिंदुओं का सपोर्ट उनको मिले और उनका जो मुगल साम्राज्य है वो सुदृढ़ हो जाए। ठीक। तीसरा जो केस था वो था जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ राजपूत। देखिए, राजपूतों का जो सीमा लगती थी ना वो दिल्ली से लगती थी, तो हर टाइम राजधानी पर अटैक होने का एक वो रहता था कि भाई राजपूत कभी भी आक्रमण दिल्ली पर कर सकते। ठीक है। अब चूंकि इनके बॉर्डर्स जो थे वो राजधानी से लगे हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें एम्पायर को सिक्योर करना है तो उनके साथ हमें फ्रेंडली रिलेशन रखना होगा, जो जिनकी जिनकी जो सीमा है वो हमारी सीमा से मिलती। ठीक है। तो इनसे जब तक कॉपरेशन नहीं होगा तब तक हम अपने राज्य को सुदृढ़ या सेफ नहीं बना सकते। ठीक है। तो अकबर के यहां पर दो ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो सबसे पहली बात तो था कि अपनी राजधानी की सिक्योरिटी के लिए
ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी थी कि अदर डायरेक्शंस में भी काम किया जाए फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कैपिटल, और दूसरा था राजपूतों का साथ से हमें एम्पायर को एक्सपांड करना, इसीलिए उन्होंने राजपूतों को अपनी तरफ करने का वो किया। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसने राजपूतों को अपनी तरफ करने से एक्सपांशन बहुत हुआ, साम्राज्य विस्तार में भी बहुत सहायता मिली। देखिए देखिए मुगलों के पास अपनी ताकत तो थी, लेकिन जब राजपूतों की भी ताकत उनके साथ मिल गई तो उनकी ताकत डबल हो गई। ठीक, तो अब वो किसी पर भी आक्रमण करते थे तो उनके लिए जीतना आसान होता था, क्योंकि राजपूतों की भी ताकत क्या थी, उनके साथ थी। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत से ऐसे राजपूत रूलर्स थे जो अकबर की सॉवरेनिटी स्वीकार नहीं करते थे या अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते थे, जैसे जो अपने महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करी थी, तो उस टाइम पर भी राजपूतों को राजपूतों के खिलाफ खड़ा करने में ये पॉलिसी काम आती थी। ठीक है, आप देखें, अगर आप महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप के सामने अकबर की तरफ से कौन थे, मान सिंह थे। मान सिंह कौन थे, राजपूत थे। ठीक है, तो राजपूत वर्सेस राजपूत हो रहा था। ठीक है, ये भी कारण था। दूसरा, लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द मुगल नोबल्स। अच्छा, जो मुगल आमिर थे, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीडी और सेल्फिश हुआ करते थे, ठीक है, तो इनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हुआ करता था। मतलब ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रखते थे इन कंपैरिजन टू मुगल साम्राज्य के। ठीक, और अकबर को भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज फेस करनी पड़ी थी, तो अकबर इन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था। किन पर, मुगल नोबल्स पर। तो इनकी ताकत को कम करने के लिए इन्होंने राजपूतों से दोस्ती करी, ताकि अब जो अकबर के जो मतलब एक तरीके से कहा जाए करीबी लोगों में, तो नोबल्स के साथ अब राजपूत भी थे, तो कहीं ना कहीं नोबल्स की जो पावर थी उसको कम हुआ। ठीक है, और राजपूतों को वो ज्यादा रिलायबल मानते थे इन कंपैरिजन टू मुगल नोबल्स के। ठीक, और जो छठवां रीजन था वो था फियर ऑफ अफगान्स एंड उज़्बेकस। ठीक है, मतलब ये पॉलिटिकल राइवलरी थी अफगान्स की और उज़्बेक्स की। ठीक है, इनको भी सप्रेस करने के लिए राजपूतों से दोस्ती बहुत बेनिफिशियल थी, क्योंकि अफगानों को खत्म करना है, उज़्बेक्स को खत्म करना है, तो राजपूतों से दोस्ती हम करेंगे, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी स्ट्रेंथ जो होगी, मिलिट्री की स्ट्रेंथ, वो बढ़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अकबर की जो नीति थी राजपूतों के प्रति, वो उदार नीति थी। ठीक है, मतलब लिबरल पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सभी राजपूत राजाओं से इनकी मित्रता हो गई थी। मतलब किसी ने इनका सबॉर्डिनेशन स्वीकार कर लिया था, मतलब अलग अलग चीजें हुई थी। ठीक है, अब जो राजपूत इनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे उनको बलपूर्वक एक्सेप्ट करवाया गया। ठीक, तो मतलब एक तरीके से, और जो इनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर ले रहे थे उनको भी अकबर जो दे रहे थे वो बहुत रेस्पेक्ट दे रहे थे। उनको भी जो अकबर थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे थे, तो उनका व्यवहार भी उनके प्रति सम्मान पूर्वक था। ठीक है, क्लियर हुआ ये। ठीक, तो ये सारी रीजंस थे कि अकबर ने राजपूत पॉलिसी क्यों अपनाई। ठीक है, अब हम देखेंगे अकबर्स की राजपूत पॉलिसी का नेचर ऑफ अकबर्स राजपूत पॉलिसी। ठीक, इसमें हमने क्या देखा था, सीइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ राजपूत स्टेट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, अकबर लेट डाउन अ डेफिनेट पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत्स। ठीक है, मतलब वो राजपूत स्टेट्स की इंडियन पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस को समझते थे, इसीलिए उन्होंने राजपूतों के प्रति एक निश्चित नीति या डेफिनेट पॉलिसी बनाई। अगला बात करें, बट अ यूनिफॉर्म पॉलिसी was not adopted with all Rajput states. He followed different policies with different states. देखिए, मैंने आपको बताया था कि सभी राजपूतों ने इनका सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, कुछ राजपूत इनके खिलाफ थे, तो उनके लिए अकबर की पॉलिसी अलग रहती थी। मतलब जो इनका आधिपत्य स्वीकार कर लें उनके लिए पॉलिसी अलग थी, जो इनके आधिपत्य स्वीकार ना करें, जो इनके खिलाफ रहे, उनके लिए पॉलिसी अलग हुआ करती थी। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बांटा गया था राजपूतों को। सबसे पहला जो था फर्स्ट क्लास, ये ऐसे स्टेट हुआ करते थे जिन्होंने इनके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था, मतलब जो अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था और उनकी मित्रता जो थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, इनको फर्स्ट क्लास में काउंट किया जाता था। क्लियर। अब दूसरी श्रेणी जो हुआ करती थी, सेकंड कैटेगरी, उसमें वो स्टेट्स हुआ करते थे जिन्होंने पहले तो इनसे लड़ाई लड़ी लेकिन बाद में इनका सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लिया था।
मतलब कि कई ऐसे राजपूत स्टेट्स भी थे जिन्होंने पहले तो अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में क्या कर दिया, उनका सबॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये सेकंड कैटेगरी थी। और जो लास्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें, जो तीसरी श्रेणी थी, ठीक है, ये इन्होंने पूरी जिंदगी अकबर का विरोध किया। ये वैसे स्टेट हुआ करते थे, ठीक है, मतलब इन्होंने मरते दम भी इनकी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट या इनका सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, इनका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। क्लियर हुआ? तो तीसरी कैटेगरी, महाराणा प्रताप जो आते थे वो तीसरी कैटेगरी में आते थे, ठीक है। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की जो वो थी सबॉर्डिनेशन, उसको स्वीकार नहीं किया था, ठीक। और अगर वही हम मानसिंह की बात करें या राजा भारमल की बात करें, तो वो किस कैटेगरी में आते थे? फर्स्ट कैटेगरी। सॉरी, क्लियर है? ठीक। तो अब ठीक है, ये समझ में आया आपको नेचर, ठीक। अब हम देखते हैं कि अकबर की राजपूत पॉलिसी किस तरीके से जमीन पर इंप्लीमेंट हुई। मतलब अगला जो है, अकबर डिड दी फॉलोइंग थिंग्स टू इंप्लीमेंट हिज राजपूत पॉलिसी। अपनी राजपूत पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए अकबर ने क्या क्या किया, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी, उसको अपनी उसमें लाने के लिए क्या क्या किया गया। सबसे पहला काम इन्होंने किया था शादी, मैट्रिमनी, ठीक। कल हम लोगों ने देखा था, फॉलोइंग एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, अकबर एस्टेब्लिश्ड मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत डायनेस्टीज टू विन द राजपूत टू हिज साइड। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा का पालन करते हुए, फॉलोइंग एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए राजपूत राजवंशों के साथ वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया। Akbar establishes matrimonial alliance with Rajput dynasties to win the Rajput to his sides. समझ में आया? For this, Rajputs were not forced, but some states did it voluntarily to get Akbar's friendship. ठीक, मतलब कि इसके लिए राजपूतों को बाध्य नहीं किया गया था, they were not forced, ठीक है, बल्कि कुछ राज्यों ने अकबर की मित्रता पाने के लिए स्वेच्छा से ऐसा किया, ठीक है। मतलब राजपूतों को फोर्स नहीं किया गया था, लेकिन कुछ स्टेट्स ने अकबर की दोस्ती पाने के लिए अपनी खुद से इस चीज को काम किया था, वॉलेंटरली, ठीक है, वॉलेंटरली किया गया था। व्हेन अकबर वेंट टू अजमेर इन 1562 एडी, राजा भारमल और बिहारी मल ऑफ अमेर met अकबर एंड एक्सेप्टेड हिज सबमिशन एंड मैरिड हिज डॉटर टू अकबर। देखिए, अकबर जब 1562 ईस्वी में 1562 एडी में जब अकबर अजमेर की तरफ जा रहे थे, तो उसी टाइम पर आमेर, ठीक है, आमेर जो था, ठीक है, वहां के राजा भारमल, ठीक है, उनका नाम बिहारी मल भी हुआ करता था। राजा भारमल को क्या कहा जाता था? बिहारी मल, ठीक है। इन्होंने अकबर से मुलाकात की, ठीक है, और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। मतलब राजा भारमल अकबर से मिले और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करा दिया, ठीक है। उनकी जो बेटी थी, जिनका नाम था हरकाबाई, जो बाद में जोधाबाई के नाम से जानी गई, ठीक है, उनकी अपनी बेटी की शादी किसके साथ करवाई गई? अकबर के साथ। किसने करवाई? राजा भारमल ने, ठीक है। विद दिस अ न्यू ट्रेडिशन ऑफ मुगल राजपूत रिलेशन स्टार्टेड। देखिए, इसी के विवाह होने के बाद से, ठीक है, एक नई नीति की शुरुआत हुई। मतलब इसी के साथ ही मुगल और राजपूत संबंध में एक नई परंपरा शुरू हुई, ठीक है। देयर वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ पॉलिसी, ठीक है, विद दिस अ न्यू ट्रेडिशन, ठीक है। न्यू ट्रेडिशन का मतलब नई परंपरा, ठीक है। मुगल और राजपूतों के बीच में रिलेशन स्टार्ट हुआ। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ पॉलिसी विच एक्सर्टेड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द मुगल एम्पायर इन इंडिया। देखिए, यह एक ऐसी नीति की शुरुआत थी, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ पॉलिसी थी, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य पर काफी प्रभाव डाला, विच एक्सर्टेड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द मुगल एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। मतलब कि ये जो राजपूत और मुगलों के बीच में जो ये रिलेशन की पद्धति स्टार्ट हुई, परंपरा की, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट किस पर पड़ा? मुगल एम्पायर के इंडिया पे, ठीक है, पॉलिसी।
ये पॉलिसी जब से शुरू हुई तो इसका बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा मुगल एम्पायर का इंडिया में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अंडर द सुपरविजन ऑफ आमेर सम अदर स्टेट्स आल्सो एस्टैब्लिश मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद अकबर। देखिए, आमेर की देखरेख में, ठीक है, कुछ अन्य राज्यों ने भी अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मतलब कुछ अदर स्टेट्स ने भी क्या किया, मैट्रिमोनियल रिलेशंस किसके साथ बताएं, अकबर के साथ। इन 1570 AD a matrimonial relationship was established with Rai Kalyanmal, the ruler of Bikaner, and Raja Harai of Jaisalmer. All these states become subordinate and friends of Akbar. देखिए 1570 AD में, ठीक है, बीकानेर के शासक राय कल्याणमल, ठीक है, तथा जैसलमेर के राजा हरई हर राय, ठीक है, इन्होंने भी वैवाहिक संबंध बनाए किनके साथ, अकबर के साथ, ठीक है। ये सभी राज्य अकबर की अधीनस्थ एवं मित्र बन गए, मतलब उनके सबऑर्डिनेट भी बन गए और उनके मित्र भी बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से मैट्रिमोनियल अलायंस करके राजपूतों के साथ उन्होंने संबंध को इस्टेब्लिश किया, ठीक है, अकबर ने, ठीक है। तो यहां तक कल हमने पढ़ा था, अब इसके आगे हमको पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो आता है गिविंग देम इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू राजपूत्स इन मुगल्स आर्मी एंड सर्विसेज। देखिए, मुगल सेना एवं सेवा में राजपूतों को महत्वपूर्ण स्थान देना, यह भी अकबर की राजपूत पॉलिसी का ही एक इंप्लीमेंटेशन था, ठीक है। टू गेन दी सपोर्ट ऑफ द राजपूत्स, अकबर स्ट्रेटेजिकली अपॉइंटेड देम टू सिग्निफिकेंट पोजीशंस इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड कोर्ट। देखिए, राजपूतों का समर्थन हासिल करने के लिए, ठीक है, अकबर ने रणनीतिक रूप से उन्हें मुगल प्रशासन, ठीक, सेना और अदालत में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, ठीक है। देखिए, राजपूतों का सपोर्ट उसको चाहिए था, तो अकबर ने बड़े ही रणनीतिक रूप से बड़ी बड़ी जो पोजीशंस थी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे आर्मी हो या कोर्ट हो, इनमें राजपूतों को देना शुरू किया, ठीक। अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ राजपूत्स were recruited into the army and bestowed with commanding roles। देखिए, बड़ी संख्या में, सब्सटेंशियल नंबर का मतलब होता है बड़ी संख्या में, राजपूतों को सेना में भर्ती किया गया। नंबर ऑफ राजपूत्स वर रिक्रूटेड इनटू द आर्मी, ठीक, और उन्हें कमांडिंग भूमिकाएं सौंपी गई, मतलब दे आर ऑल्सो बी गिवन कमांडिंग रोल्स, ठीक है। मतलब उन्हें सिर्फ सेना में शामिल नहीं किया गया, उन्हें सेना की टुकड़ी का या कह लीजिए सेनापति भी बनाया गया, ठीक है, कि जो उनकी सेना जो है उनको वो कमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्मी में तो भर्ती किया ही किया, उनको कमांडिंग रोल्स भी दिए, ठीक। ही ऑल्सो ग्रांटेड देम प्रोविंशियल गवर्नरशिप एंड मनसबदार्स, ठीक है। देखिए, इन्होंने सिर्फ सेना में ही भर्ती नहीं किया, उन्हें प्रांतीय गवर्नरशिप और मनसबदार भी प्रदान किए। अभी हम ये आगे पढ़ेंगे, ये मनसबदार नीति क्या है, ठीक है, मनसबदार जो ये पॉलिसी है ये क्या है। रिकॉग्नाइजिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, अकबर इंट्रस्टेड देम विद इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। बीरबल, अ क्लोज फ्रेंड ऑफ अकबर, वाज हॉनर्ड विद अ प्लेस इन द एस्टीम नवरत्न, ठीक। देखिए, चूंकि उनकी प्रशासनिक कुशलता को पहचान कर, प्रशासनिक कुशलता मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ठीक है, तो उनकी प्रशासनिक कुशलता को पहचान कर अकबर ने उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद सौंपे थे। मतलब अकबर ने सबसे पहले तो उनकी प्रशासनिक कुशलता जांची, जब उनको लगा कि हाँ ये प्रशासनिकली बहुत एफिशिएंट है, तब अकबर ने उनको प्रशासनिक पदों पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद सौंपे। इवन अकबर के जो घनिष्ठ मित्र थे बीरबल, ठीक है, बीरबल जो है उनके घनिष्ठ मित्र थे, इनको सम्मानित, ठीक है, जो इनके नवरत्न हुआ करते थे, एस्टीम्ड नवरत्न में शामिल किया गया। बीरबल इनके नवरत्न थे, ठीक है। आप जानते हैं अकबर के नवरत्न अभी आगे इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एक बीरबल भी थे, ठीक है। अब चूंकि बीरबल जो थे वो अकबर के बड़े क्लोज फ्रेंड थे, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो तोडरमल contributed to the revenue system, while भगवान दास and मान सिंह played crucial roles in military campaigns। देखिए, मैंने आपको बताया था मान सिंह के बारे में,
ठीक है, मानसिंह जो इनके सेनापति थे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ। ये मानसिंह कौन थे? ये मानसिंह भगवान दास के बेटे थे। ठीक है, ये जो भगवान दास हैं ये कौन थे? ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था राजा भारमल के बारे में या बिहारी मल के बारे में, जो मेवाड़ के सॉरी जो वहां के राजा थे। ठीक है, राजा जो भारमल थे, ठीक है, भारमल जो राजा थे, ठीक है, वो वहां के राजा थे। ठीक है, आमेर के राजा थे। ठीक है, आमेर के राजा थे। ठीक, उन्हीं का बेटा है भगवान दास। ठीक है, तो भगवान दास जो था वो इनका बेटा था। ठीक है, और भगवान दास का बेटा कौन था? मानसिंह। ठीक है, तो मानसिंह और भगवान दास ने भी मिलिट्री कैंपेन में बड़े क्रूशियल रोल्स अपनाए। इसके अलावा तोडरमल तो इनके एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर थे जो पूरा रेवेन्यू देखा करते थे। अकबर के समय में जो तोडरमल थे वो पूरा का पूरा जो है रेवेन्यू सिस्टम देखा करते थे। क्लियर? राजस्व व्यवस्था में योगदान दिया था। ठीक है, दिस पॉलिसी फोस्टर्ड अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ राजपूत्स विद इन द मुगल कोर्ट, गैदरिंग अकबर्स अनवेरिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। देखिए, इन सारी चीजों से मुगल दरबारों के भीतर अगर हम बात करें, मुगल कोर्ट के अंदर राजपूत एक मजबूत समूह को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, मतलब अपने दरबार में बड़े बड़े राजपूतों को जगह दी गई, जिससे अकबर का अटूट विश्वास और वफादारी हासिल हुई। ठीक है, मतलब अनवेनिंग ट्रस्ट और लॉयल्टी अकबर की हासिल हुई। ठीक, consequently the influence of Mughal nobles in the court diminished compared to earlier times। देखिए, अब जैसे जैसे राजपूतों का मुगल के कोर्ट्स में अगर हम बात करें, राजपूतों का बहुत ज्यादा योगदान बढ़ता गया मुगल दरबारों पे, तो इसीलिए जो मुगल नोबल्स थे, ठीक है, दरबार के जो मुगल सरदार थे, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा था। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंस राजपूतों का ज्यादा बढ़ गया था। ठीक, तो आपको समझ में आया दूसरा पॉइंट, राजपूतों को इंपॉर्टेंट प्लेस में नियुक्ति दी गई। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ, राजपूतों के साथ इनका संबंध जो था वो काफी ज्यादा सुदृढ़ होता गया। क्लियर है? ठीक, सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक, गिविंग देम इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू राजपूत इन मुगल्स आर्मी एंड सर्विसेज। अगला पॉइंट अगर हम बात करें, अडॉप्टिंग अ लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स द राजपूत्स। देखिए, राजपूतों के प्रति जो उदार नीति थी उसको अपनाया था अकबर ने। अकबर डिड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू विन ओवर द राजपूत्स एंड इवेंचुअली द हिंदूज टू हिज साइड। ठीक, अकबर ने राजपूतों और अंततः हिंदुओं को अपनी ओर करने के लिए दो अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, he adopted the policy of religious tolerance। देखिए, सबसे पहली जो इन्होंने नीति अपनाई थी ना, वो अपनाई थी धार्मिक स्वतंत्रता की नीति। ठीक है, ठीक है, इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, धार्मिक सहिष्णुता की। ठीक है, सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना, भले ही वो हमारे धर्म का ना हो, लेकिन हम उनके धर्म पर कोई आक्षेप या हम उनके धर्म पर कोई अटैक ना करें। इसको कहा जाता है रिलीजियस टॉलरेंस। तो अकबर में जो था, सबसे पहले उसने उनकी जो धर्म था उसका सम्मान किया, रिलीजियस टॉलरेंस रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। इवन अगर आप बात करें तो अकबर ने जब उनकी जोधाबाई या हरका भाई से शादी हुई थी, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी हरका भाई ने कि वो अपने साथ अपने मंदिर लेके जाएंगी अपने साथ और वहां स्थापित करेंगी। आप कल्पना कर सकते हैं, मुगल दरबार के अंदर मंदिर लगवाया गया जोधाबाई के लिए। तो अकबर का क्या था? रिलीजियस टॉलरेंस था। ठीक है, मतलब दूसरे का धर्म भले ही वो इस्लामिक धर्म ना हो, लेकिन हम उसका सम्मान करें। तो पहले तो इसने अडॉप्ट करी धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी। लाइक अदर रिलीजियंस, हिंदूज वर ऑल्सो गिवन रिलीजियस फ्रीडम। देखिए, बाकी जैसे धर्मों को, ठीक है, बाकी जैसे धर्मों की भांति हिंदू धर्म को भी राजनीतिक या हम कहें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। हिंदू धर्म को भी क्या दी गई? धार्मिक स्वतंत्रता। इन 1563-64 द पिलग्रिमेज टैक्स एंड जजिया टैक्स इम्पोज्ड ऑन देम वर विथड्रॉन। देखिए, 1563-64 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इस टाइम पर, ठीक है, जो तीर्थ यात्रा कर, ठीक है, या जो जजिया कर था, जो इम्पोज किया जाता था, वो सारा वापस ले लिया गया अकबर के द्वारा। ठीक है, मतलब जो देखिए, हिंदुओं पर पहले एक पिलग्रिमेज टैक्स लगता था। ठीक है, पिलग्रिमेज टैक्स का मतलब ये होता था कि जो भी इस्लाम धर्म को नहीं मान रहा, ठीक है, जो दूसरे धर्म को मान देता है, ठीक है, अगर वो अपने धर्म स्थल पर जाता है, ठीक है, मतलब कि अगर वो अपने धर्म स्थल पर जाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और जजिया कर क्या होता था, मैंने आपको बताया था, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर को जजिया कर कहा जाता था। आप हमारे देश में रह रहे हो, हम यहाँ के राजा हैं, हम आपके राजा नहीं। जजिया दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने लगाया था। वो सिर्फ मुसलमानों को अपना राजा मानते थे, वो सिर्फ मुसलमानों का राजा अपने आप को मानते थे। ठीक, तो अब उनकी टेरिटरी में हिंदू भी रह रहे थे, तो हिंदुओं को कौन सा कर देना पड़ता था, जजिया कर। ये दोनों कर, चाहे वो तीर्थ यात्रा कर हो, पिलग्रिमेज टैक्स हो, और जजिया कर हो, इन दोनों को खत्म कर दिया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, फोर्सबुल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो forcible conversion of Hindus was banned and converted Hindus were allowed to re-adopt their religion। देखिए, जैसा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का जो सिलसिला चल रहा था, उस पर भी प्रतिबंध लगाने का काम अकबर ने किया। ठीक है, और जो हिंदू कन्वर्ट हो गए थे, उनको वापस से ये आजादी दी गई कि आप वापस हिंदू धर्म में जा सकते हैं। मतलब दे हैव टू री अडॉप्ट देयर रिलीजन, मतलब उनको ये परमिशन दे दी गई, भाई जिन लोगों को जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बना दिया गया, अब वो वापस अगर हिंदू बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, उनको ये आजादी है। और ये आजादी किसने दी, अकबर ने दी। ठीक है, अकबर हिमसेल्फ ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग हिंदू फेस्टिवल्स, द दिवाली, होली, रक्षाबंधन। मतलब कि अकबर ने खुद भी, स्वयं भी हिंदू जो त्योहार हुआ करते थे, जैसे दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, इनको मनाना शुरू कर दिया। ठीक, ये सब लिबरल पॉलिसी के पॉइंट्स हैं जो उसने उदारवादी नीति दिखाई। ही ऑल्सो स्टार्टेड अप्लाइंग तिलक लाइक हिंदूज, इवन मतलब ये अपना तिलक तक धारण करने लगे। इन्होंने हिंदुओं को अपनी तरफ करने के लिए तिलक लगाना भी शुरू कर दिया, राजपूत हिंदुओं की तरफ। राजपूत सरदार्स वर ऑल्सो गिवन द फ्रीडम टू कम टू द कोर्ट बाय अप्लाइंग तिलक। देखिए, राजपूत सरदार जो हुआ करते थे, उनको दरबार में छूट मिल गई थी तिलक लगा करके आने की। ठीक है, मतलब जो तिलक है हिंदुओं का, ठीक है, उसको लगा करके अब आप मुगल दरबार में आ सकते थे। पहले ये अलाउड नहीं था, आप तिलक लगा करके नहीं आ सकते थे। लेकिन अब अकबर के समय में क्या किया गया, अब राजपूत सरदार जो थे उनको तिलक भी लगा करके वो आ सकते थे। द हिंदू कोर्टिशंस ऑफ द रॉयल पैलेस ऑल्सो गेट रिलीजियस फ्रीडम। ठीक, अब देखिए, जो राजमहल में जो हिंदू दरबारियां थी, ठीक है, हिंदू दरबारियों को भी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, जो हिंदू कोर्ट्रिशियंस थे, मतलब जो हिंदू दरबारी थे, ठीक है, उनको भी क्या दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई। ठीक, अब इसके बाद बात करें तो गेन द ट्रस्ट ऑफ हिंदूज, अकबर ट्रेवल टू हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर्स लाइक मथुरा एंड गॉट फेमस हिंदू स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण, महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। देखिए, हिंदुओं को विश्वास हासिल करने के लिए अकबर ने स्वयं हिंदुओं के तीर्थ स्थलों की यात्रा करी थी। आप सोचिए, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं अकबर कितना लिबरल व्यक्ति था। उसको ऐसे ही अकबर द ग्रेट नहीं बोला जाता, ही वॉज वेरी लिबरल। और ये सारी उसकी लिबरल पॉलिसी का ही कारण था कि हिंदू धर्म स्थल, तीर्थ स्थलों पर भी यात्रा करी उसने, ताकि हिंदुओं का विश्वास उसको मिले। मथुरा गया, वो मथुरा पिलग्रिमेज सेंटर मथुरा गया। ठीक है, और जो हिंदुओं के जो प्रमुख ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, एक इनके धर्म ग्रंथ थे, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ थे। ठीक है, इनको भी अगर हम बात करें, इनका भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया। ठीक है, मतलब कि रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद कराया किसने, अकबर ने। अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदू जजेस
टू हियर द केसेस ऑफ हिंदूज। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुओं के मामलों की सुनवाई के लिए हिंदू न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई। समझ रहे हैं आप? हिंदू जजेस को अपॉइंट किया गया ताकि वो हिंदुओं से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उसको देख सके। ठीक है, अब अकबर ने जो ये सारे काम किए ना, ठीक है, इसका हिंदुओं और राजपूतों के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनको लगा कि हाँ यार, ये हमारा भी राजा है जो हमारे विषय में भी सोच रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसका धर्म कुछ भी हो, लेकिन ये हमारे विषय में भी सोच रहा है। ठीक, तो इसका बहुत ही ज्यादा और गहरा प्रभाव पड़ा किस पर? हिंदुओं पर और राजपूतों पर। ठीक है, और इसी कारण से अकबर के इन्हीं पॉलिसीज के चलते राजपूत और जो हिंदू थे उन्होंने उनसे विरोध करने की बजाय उनसे मित्रता का मार्ग अपनाया। ठीक है, क्योंकि उनको लगा ना कि भाई ये व्यक्ति कितना लिबरल है, ये हमारे बारे में भी सोच रहा है, ये इवन इसने हिंदू का तिलक तक लगा लिया, हमारे फेस्टिवल्स में आ रहे हैं, हमको राइट्स दे रहे हैं, हमको धर्म अपना निभाने की आजादी दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव तो पड़ेगा लोगों पर। और जब लोगों को प्रभाव पड़ेगा तो उनको यह लगा कि यार इस व्यक्ति के साथ विद्रोह करने से अच्छा हम इनसे मित्रता करें। ठीक है, तो जो लिबरल पॉलिसी अपनाई अकबर ने, इसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला हिंदुओं और राजपूतों पर, और यही सबसे बड़ा कारण था राजपूतों का मुगलों के प्रति मित्रता रखना। क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक, तो लिबरल पॉलिसी समझ में आई अकबर की। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म एफर्ट्स। देखिए कई सारे समाज सुधार कार्य भी किए इन्होंने, प्रयास किए। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिलीजियस फ्रीडम, अकबर ऑल्सो ट्राई टू रिमूव मैनी इवल प्रैक्टिसेस टू प्रेवलेंट इन दी हिंदू सोसाइटी। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के अलावा अकबर ने हिंदू समाज में व्याप्त कई कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया। मतलब हिंदू समाज में, हिंदू सोसाइटी में बहुत सारी ईवल प्रैक्टिसेस थी जिनको रिमूव करने का भी काम किसने करा? अकबर ने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, चाइल्ड मैरिज वाज बैंड, एफर्ट्स वेयर मेड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एफर्ट्स वेयर मेड टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ विडोज। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, इसके बाद ये कोशिश की गई कि जो सती प्रैक्टिस है, ठीक है, इसको रोका जा सके, सती प्रथा को जो है रोका जा सके। ठीक है, और इसके अलावा विधवाओं की स्थिति को कैसे सुधार किया जाए इसके भी प्रयास किए गए। एफर्ट्स वेयर मेड टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ विडोज। चाइल्ड मैरिज को बैन किया गया, सती को रोकने का प्रयास किया गया और विडोज की कंडीशन को इंप्रूव करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस अकबर ऑल्सो ट्राई टू स्टॉप एनिमल सेक्रीफाइस, encourage intercaste marriage and the practice of untouchability and stop the practice of enslaving war prisoners। देखिए अकबर ने कई सारी नीतियां अपनाई। एक तो इन्होंने पशु बलि पर रोक लगाया, एनिमल सेक्रीफाइस जो करते थे उस पर रोक लगाया। इसके अलावा अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया, इंटरकास्ट मैरिज को उसने क्या किया? प्रमोट किया। ठीक, इसके अलावा छुआछूत की जो प्रथा हुआ करती थी उसको खत्म करने का प्रयास किया, एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो युद्ध बंदी हुआ करते थे, मतलब वॉर ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है, जो युद्ध के समय बंदी हुआ करते थे उनको गुलाम बनाने की प्रथा को भी खत्म किया गया। ठीक है, मतलब जैसे क्या होता था कि उस टाइम पर जो युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध में जो सैनिक पकड़े जाते थे विरोधी दल के, उनको वॉर प्रिजनर कहा जाता था। ठीक है, और उनको क्या बना दिया जाता था? गुलाम बना दिया जाता था। ठीक है, अकबर ने इस चीज को बंद कराया। अकबर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी अगर युद्ध बंदी पकड़ा जाता है तो उसको गुलाम बनाने की प्रथा को रोकने का काम किया। द एम ऑफ दिस वर्क वॉज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द हिंदूज एंड गेन देयर कॉन्फिडेंस। देखिए अब इनका जो मूलभूत उद्देश्य था इन कार्यों का, वो था एक तो हिंदुओं की स्थिति में सुधार लाना और इसके अलावा उनका विश्वास हासिल करना। ठीक है, मतलब हिंदुओं की स्थिति में तो आप सुधार ला ही रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी गेन कर रहे हैं। ऑल्दो अकबर सोशल रिफॉर्म could not make any permanent impact on the Hindu society, yet through these reforms
अकबर वॉज एबल टू यूनाइट हिंदू एंड राजपूत ऑन हिज साइड्स। देखिए, अकबर के प्रयासों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। हालांकि अकबर के सामाजिक सुधार, ठीक है, कोई स्थायी प्रभाव नहीं डाल सका, लेकिन फिर भी इन सुधारों के माध्यम से, ठीक है, अकबर ने हिंदुओं और राजपूतों को अपने पक्ष में एकजुट करने में सफल हो गया, ठीक है। अकबर जो हिंदू समाज था और जो राजपूत समाज था, उनकी इस पॉलिसी के चलते उनकी तरफ होने में सफल हो गया। क्लियर हुआ? ठीक, तो सोशल रिफॉर्म्स मतलब समाज सुधार के प्रयास भी इन्होंने किए थे। लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो था सप्रेशन ऑफ रिबिलियंस राजपूत स्टेट्स। ऑल द राजपूत स्टेट्स डिड नॉट वॉलंटरीली एक्सेप्टेड द सॉजरेंटी ऑफ अकबर, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था सभी राजपूत राज्यों ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, मतलब कि वॉलंटरीली एक्सेप्ट नहीं किया था सुजरेनिटी को। अकबर हैड टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट सच स्टेट्स। देखिए, जो स्टेट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई अकबर को करनी पड़ी। अकबर हैड टू मेक मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट सच स्टेट्स, ठीक। मेरता द नेबरिंग स्टेट ऑफ आमेर डिड नॉट एक्सेप्ट द सबमिशन ऑफ अकबर, ठीक है। देखिए, आमेर का एक पड़ोसी राज्य था जिसका नाम था मेड़ता, ठीक है। मेड़ता ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देयरफॉर इट वाज अटैक्ड इन 1562, ठीक है। इसीलिए इस पर 1562 ईस्वी पे इस पर आक्रमण किया गया। द राजपूत कुड नॉट डिफेंड देयर किंगडम एंड इट वाज मर्ज्ड इनटू द मुगल एम्पायर, ठीक। अब देखिए, राजपूत जो थे वो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सके और इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। मतलब मुगल साम्राज्य में क्या कर दिया गया, इसको मिला लिया गया। अकबर ऑल्सो कंकर्ड रणथंभोर, ठीक है। रणथंभोर को भी अकबर ने कब्जा कर लिया था। सिमिलरली अकबर कॉन्कर्ड गढ़कंटका एंड कालिंजर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज मिलिट्री पावर, ठीक है। इसी प्रकार अपने सैन्य शक्ति के बल पर गढ़कंटका और कालिंजर पर विजय प्राप्त करी थी अकबर ने। फियरिंग द फॉल ऑफ दीज स्टेट्स, ऑल अदर मेजर राजपूत स्टेट हैव एक्सेप्टेड अकबर सबमिशन। देखिए, अब जब अकबर ने एक बार अपनी सैन्य ताकत की मदद से कब्जा करना शुरू कर लिया, तो जो बाकी के प्रमुख राजपूत राजा थे, उन्होंने डर के मारे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि भाई उनके राज्य का भी ऐसा हाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया जाए। तो उन्होंने भी क्या किया, राजपूतों ने भी अकबर की जो सबमिशन था उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर हुआ यहां तक आपको? ठीक, तो आपको उनके नेचर समझ में आया अकबर की राजपूत पॉलिसी का, ठीक। क्लियर हुआ? ठीक, अब हम देखेंगे इनके रिजल्ट्स क्या रहे, मतलब अकबर की ये जो राजपूत पॉलिसी थी, ठीक है, इसके परिणाम क्या हुए, इसके रिजल्ट्स क्या रहे। सही सी बात है भाई, उसने एक पॉलिसी बनाई राजपूतों के प्रति, तो उसका कुछ तो परिणाम निकला होगा, ठीक। तो अब हमें ये देखना है कि अकबर की जो राजपूत नीति थी उसके रिजल्ट्स क्या रहे, रिजल्ट्स ऑफ अकबर्स राजपूत पॉलिसी, ठीक। तो अकबर की राजपूत पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला रिजल्ट रहा द मुगल एम्पायर वॉज ऑर्गेनाइज्ड। मुगल साम्राज्य का आयोजन किया गया था, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। द मुगल एम्पायर गॉट दी सर्विसेज ऑफ द बेस्ट इंडियन सोल्जर्स। मुगल साम्राज्य को सर्वोत्तम भारतीय सैनिकों की सेवाएं प्राप्त हुई। द ब्रेवरी एंड लॉयल्टी ऑफ द राजपूत्स had an important contribution in the expansion and organization of the Mughal Empire. Till now, they had opposed the power of Delhi, but now they became its strong supporters. ठीक, देखिए, जो मुगल साम्राज्य के विस्तार और संगठन में राजपूतों की वीरता और वफादारी का महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब जो ब्रेवरी और लॉयल्टी थी राजपूतों की, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था एक्सपांशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। पहले ये क्या किया करते थे, दिल्ली की सत्ता का विरोध किया करते थे, ठीक है। अब तक वो क्या करते थे, दिल्ली की सत्ता का विरोध करते थे, लेकिन अब वे उसको प्रबल समर्थक बन गए, ठीक है। बट नाउ दे बिकेम इट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। गोइंग टू द रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया, ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ टू प्रोटेक्ट द एम्पायर।
देखिए, भारत में सुदूर इलाके में जाकर साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति भी दे दी। ठीक है, मतलब कि वो इतने लॉयल हुआ करते थे कि जिसके चलते मुगल एम्पायर को एक्सपांशन करने में काफी मदद मिली। दूसरा रीजन था पीस इस्टेब्लिशमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में शांति स्थापना हुई। Peace was established in Rajasthan by this policy because now Rajput kings could go to remote areas without worrying about the security of their states. देखिए, अब चूंकि सब ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो अब उनके राज्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी हुआ करती थी? अकबर की हुआ करती थी। तो उनकी इसी नीति के कारण शांति व्यवस्था जो है वो स्थापित हुई, क्योंकि अब राजपूत राजा अपने राज्यों की सुरक्षा की चिंता किए बिना सुदूर इलाकों में जा सकते थे। ठीक है, मतलब रिमोट एरियाज में जा सकते थे। ठीक है, तो इसी कारण से उनकी इस पॉलिसी के चलते ये जो शांति व्यवस्था थी राजस्थान में वो स्टेब्लिश हुई। ठीक, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, द डोर्स आर ओपन ऑफ सदर्न कंक्वेस्ट फॉर द मुगल्स। देखिए, जैसे उन्होंने, ठीक है, राजपूतों पर कब्जा किया, मतलब एक तरीके से राजस्थान पर कब्जा किया, तो नॉर्थ इंडिया में एक पॉलिटिकल यूनिटी आ गई। ठीक है, मतलब जो नॉर्थ इंडिया था उत्तर भारत में, उसमें राजनीतिक एकता पूर्ण हो गई। ठीक है, अब जब राजनीतिक एकता एक दिशा में हो गई तो आप दूसरे तरफ कॉन्सेंट्रेट कर सकते। ठीक है, अब क्या हो गया? मुगल्स कुड कॉन्फिडेंटली स्टार्ट देयर कैंपेन टू दी साउथ। भाई देखिए, नॉर्थ आपका प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, अब नॉर्थ में कोई विद्रोह हो नहीं रहा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब आप अपना ध्यान किस तरफ लगा सकते हैं? साउथ की तरफ लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुगलों का दक्षिण की प्रति द्वार भी खुल गया इसके चलते, क्योंकि राजपूतों से मित्रता मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो संभाल लिया गया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अब जब एक क्षेत्र संभल गया तो दूसरे क्षेत्र की तरफ नजर रहेगी। तो अब नजर किस तरफ गई? अब नजर गई साउथ की तरफ। ठीक है, तो अब उनकी नजर किस तरफ पड़ी? दक्षिण पर। नेक्स्ट अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, अगला रिजल्ट क्या रहा? हिंदू मुस्लिम हार्मनी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी, Hindu Muslim coordination and unity were also affected. Mughals adopted Hindus and Hindus willingly adopted the ways, clothes, ornaments, customs, foods and languages of the Mughals. देखिए, हिंदू मुस्लिम सद्भाव बहुत हुआ। ये जो अकबर की राजपूत पॉलिसी थी, ठीक है, जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में समन्वय बन गया, कोऑर्डिनेशन बन गया। ठीक है, और इसके कारण इसकी एकता भी प्रभावित हुई। ठीक है, मुगलों ने हिंदुओं को अपना लिया था और हिंदुओं ने भी किसको अपना लिया? अपनी स्वेच्छा से मुगल के तरीके, उनका कपड़े, उनके आभूषण, उनके रीति रिवाज, उनका खान पान, हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, मतलब हिंदुओं को मुगलों ने अडॉप्ट किया और मुगलों को किसने अडॉप्ट कर लिया? हिंदुओं ने अडॉप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड इन दी मुगल कोर्ट। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, मुगल दरबार में हिंदू त्योहार मनाए जाने लगे। ठीक है, with the same enthusiasm and devotion as a Muslim festival was celebrated. मतलब जैसे मुस्लिम त्योहारों को मनाया जाता था, उसी उत्साह और भक्ति से हिंदू त्योहारों को भी मनाया जाने लगा मुगलों के दरबार में। क्लियर है? ठीक, अकबर was started coming to the court by applying tilak like Hindus. मैंने आपको बताया था हिंदुओं की तरह ये भी तिलक लगाने लगे। Along with the Persian, संस्कृत हैज ऑल्सो स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन द कोर्ट। मतलब आप देखिए, फारसी भाषा का इस्तेमाल के साथ साथ दरबार में अब संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इससे क्या बढ़ा? हिंदू और मुस्लिम के बीच में सद्भाव बढ़ा। ठीक है, क्लियर हुआ ये आप लोगों को? ठीक, ये रीजन क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो है वो है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। With the cooperation and help of the Rajputs, the Mughals were helped for establishing a strong administrative system and maintaining peace in the state. देखिए, अब अंततः आर्थिक विकास भी हुआ इसमें। कैसे हुआ? क्योंकि अब राजपूतों के साथ इनको मदद मिलने लगी, सहयोग मिलने लगा, जिसके कारण मुगलों को ये मदद मिली, जिससे उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना और राज्य में शांति व्यवस्था, मेंटेन पीस इन दी स्टेट, शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक, देयरफॉर इट बिकेम पॉसिबल फॉर द मुगल स्टेट
to pay attention for economic development. As well, for this purpose, Akbar made necessary changes in the land system with the help of King Todarmal. This led to the development of agriculture, trade, commerce along with agriculture. देखिए, चूंकि अब राजपूतों से उनकी मित्रता हो गई, अब उनको विद्रोह झेलना नहीं पड़ा, तो एक एंड से वो रिलैक्स हो गए। ठीक है, अपनी सुरक्षा को लेकर के वो चिंतित अब नहीं थे। तो अब उन्होंने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि अब इन्होंने किस पर ध्यान दिया, अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए अपने आप को अब इन्होंने उस पर अटेंशन दिया। अब अकबर ने बहुत सारे चेंजेस किए लैंड सिस्टम में भी तोडरमल के साथ। ठीक है, जिससे कि कृषि का, ट्रेड, कॉमर्स का, हर चीज का डेवलपमेंट हो सके। अभी हम देखेंगे, हम जब इनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम सारी चीजों को देखेंगे, कौन कौन से सिस्टम इनके यहाँ चला करते थे। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए। ठीक है, इंडस्ट्री भी डेवलप हुई। ठीक है, देखिए, जब भी एक चीज याद रखिएगा आप, कोई भी देश, ठीक है, तभी आर्थिक तौर पर विकसित हो सकता है जब उसके यहाँ शांति हो। आपकी आज की डेट में अगर आप देखें, तो कोई भी देश युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि युद्ध से आर्थिक तौर पर भी और हर तरीके से नुकसान। अब जब एक तरफ से उनका टेंशन फ्री हो गया, उन्होंने राजपूतों से जो दोस्ती कर ली, तो अब उनको उधर से आक्रमण होने का डर खत्म हो गया। तो जाहिर सी बात है कि उनके राज्य में क्या आएगी, शांति व्यवस्था। और जब शांति व्यवस्था आएगी, तब वो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सोच सकते। वरना अगर ये शांति नहीं बनती, तो अकबर तो पूरे टाइम राजपूतों से लड़ते ही रह जाते। क्लियर? तो ये बहुत ही, एक तरीके से कहा जाए, मुगल एम्पायर के लिए राजपूत जो पॉलिसी थी अकबर की, वो एक तरीके से वरदान थी मुगलों को खड़ा करने के लिए। ठीक, तो उन्होंने भी अपनी आर्थिक जो व्यवस्था थी उस पर ध्यान देना शुरू किया। तोडरमल उनके रेवेन्यू ऑफिसर थे, उनके साथ मिलके कई सारे लैंड सिस्टम अकबर ने शुरू किया। हम देखेंगे आगे वो सारी चीजें क्या क्या शुरू किया गया था। ठीक है, जिससे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुई, जिससे क्या हुआ, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। किसकी? मुगलों की। ठीक है, मुगल इतने अमीर कैसे हुए? इसी पॉलिसीज की वजह से। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो ये थी अकबर की राजपूत पॉलिसी। ठीक, और इसके परिणाम। ठीक है, तो यहां पर आकर के अकबर की राजपूत पॉलिसी कंप्लीट होता है। ठीक, अब जो हमें अगला पढ़ना है, वो पढ़ना है अकबर की धार्मिक नीति और अकबर के जो नवरत्न थे। ठीक है, अब दो टॉपिक्स हमारे बचे हैं। ठीक है, एक तो अकबर की जो क्या थी, धार्मिक नीति। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकबर के जो नवरत्न थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, अकबर के जो नवरत्न थे। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, तो यहां पर आकर के आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। ठीक है, एक क्लास और लगेगी, ठीक है, जिसमें हम अकबर की पूरी रिलीजियस पॉलिसी देखेंगे, धार्मिक नीति अकबर की कैसी थी। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे, अकबर एक राष्ट्रीय शासक। ठीक है, मतलब अकबर जो है वो एक राष्ट्रीय शासक था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और पढ़ेंगे हम अकबर के नवरत्नों के बारे में। ठीक है, वहां पर आकर के हमारा कल की क्लास में अकबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, तो गाइज हमारा ये सीरीज जो है वो एक तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, मैंने जो मिसलेनियस की सीरीज शुरू करी है लूसेंट जीके की, आप उसको भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें भी मैं टॉपिक्स बीच बीच में डाल रहा हूँ। ठीक है, उसमें टोटल अभी तक 9 चैप्टर्स डल चुके हैं। ठीक है, आप उसको भी पढ़िए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।